नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप लोगों के लिए जो है इतिहास स्टार्ट किया गया था, सामाजिक विज्ञान का जो आपका लास्ट पोर्शन इतिहास हमने स्टार्ट किया था। बाकी 3 जो था अर्थशास्त्र, भूगोल और क्या कहते हैं नागरिक शास्त्र, ये तीनों का तीनों खत्म हो चुका था। इसके बाद ये चौथा पार्ट है आपका इतिहास, जो सामाजिक विज्ञान का लास्ट पार्ट है, इसे हमने स्टार्ट किया था। इसका एक चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। एक चैप्टर के बारे में सारा का सारा बात बता दिया था आपको और नोट्स भी दे दिए गए थे, जिसे हमने आपको बोला था कि लिख करके बार बार इसे क्या करिए, रिवाइज करिए। उसी तरह का आप अगला चैप्टर है आपका, और दूसरे चैप्टर का नाम है साम्राज्यवाद और साम्यवाद। साम्राज्यवाद और साम्यवाद, ये भी इतना थ्योरी आपका एंड है, इतना थ्योरी आपको लिखना है, ऐसी को लिख करके बार बार रिवाइज करना है और एग्जाम के लिए तैयार करना है अपने आप को। और इतना जब आप बार बार 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर में जो है इस चैप्टर को लेकर के बहुत सारी बातें जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आने लगा है। तो जो है आपका प्रेशर एग्जाम का कम होगा, आप पर एग्जाम का जो दबाव है, डर बना हुआ है कि अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, वो कम कर देगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये सारा का सारा है, ये बस छोटा लिखा हुआ है लेकिन सारे कंटेंट इसके अंदर में है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आप देखिए, पीछे का क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए या आने वाले क्वेश्चंस जो भी आए हैं उसको देखिए, तो इसमें सारे के सारे आपको मिलेंगे। क्योंकि हमने जो उसको बनाया है उस सारे क्वेश्चंस को देख करके किताब को, जो आपका की टेक्स्ट बुक है जो एग्जाम में दिया जाता है, इस सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसी को पढ़ करके इसे बनाया गया है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है आपको। तो ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर साम्राज्यवाद और साम्यवाद, इससे पहला वाला चैप्टर हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद, जिसके भी बगल में वाद लगा होता है, व में आ की मात्रा और द, वाद। वाद का मतलब होता है उससे प्रेम करना। वाद का एक मोटा सा अर्थ समझिए कि उससे प्रेम करना। तो जैसे राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र के बारे में सोचना, उसी तरह से ये है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, समाज के बगल में वाद लगा है, मतलब समाज से प्रेम करना। समाज से क्या करना? प्रेम करना। समाज के लोगों के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, समाज में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ही ज़्यादा नहीं सोचना, समाज के बारे में भी सोचना, उससे प्रेम करना, वही समाजवाद कहलाता है। और एक है साम्यवाद, ये दोनों में अंतर हम समझेंगे। साम्यवाद का मतलब होता है, साम्य मतलब होता है समान, समानता से प्रेम करना। समानता से क्या करना? प्रेम करना। समानता का मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है नहीं होना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उससे प्रेम करना, तो उसको साम्यवाद कहते हैं। ये बातें कब आई, ये समाजवाद और साम्यवाद कब उभर करके आया, ये टर्म हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर क्यों आया हमको पढ़ने के लिए, तो इसका बैकग्राउंड ये है, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो यहाँ से सारे के सारे धन उठा करके कौन ले जा रहे थे? इंग्लैंड वाले ले जा रहे थे, यूरोप वाले यहाँ से धन सारा का सारा उठा करके ले जा रहे थे। तो वहाँ पर धन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जमा हो गया, वहाँ के लोग बहुत धनी मनी हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उद्योग लगाए, औद्योगिक क्रांति उसको कहते हैं। पढ़ेंगे जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे उसको कि औद्योगिक क्रांति हुआ, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ, बहुत सारे उद्योग लगे और जो धनी आदमी थे और धनी होने लगे। उन्होंने क्या किया, अपना पैसा लगाया उद्योग में और उससे और ज़्यादा कमाने लगे और ज़्यादा धनी हो गए। तो क्या हो गया, एक बहुत ज़्यादा धनी वर्ग हो गया और एक ज़्यादा बहुत गरीब वर्ग हो गया। कोई किसी के पास बहुत पैसा हो गया और किसी के पास बहुत कम पैसा हो गया। तो जो है कोई खाने के लिए मरने लगा, बहुत ख़राब स्थिति हो गई। तो इसको देखते हुए, इस परिदृश्य को देखते हुए लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया कि समाज के बारे में सोचिए, यानी जो गरीब मर रहा है उसके बारे में भी सोचिए, समाज के लोगों को भी क्या करिए, दान करिए, समाज के लोगों को भी उठाइए। तो उसी में आया समाजवाद और साम्यवाद। साम्यवाद थोड़ा हार्ड वर्ड है, वहाँ पर वो समाज को बराबर करने के लिए क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि ध्यान दीजिए, दान कीजिए, या अलग अलग तरीके का थोड़ा नॉर्मल रुख अपनाता है। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद कहता है तुरंत क्रांति कीजिए, अमीर को मारिए, पकड़िए, मारिए, पीटिए और क्या करिए, संपत्ति छीन लीजिए। अमीर का अगर 100 कमरा का मकान है तो क्या करिए, उसको मारिए, क्रांति करिए, उसको भगा दीजिए और 100 कमरा पे क्या कर लीजिए, आप कब्जा कर लीजिए। बस उसको कहीं एक कमरा रहने के लिए दे दीजिए, बाद बाकी का 99 कमरा जो है आप उसमें गरीब लोग आराम से जा करके रहिए। तो ये साम्यवाद है, ये थोड़ा सा उग्र रूप अपनाता है साम्यवाद। दोनों का काम है कि समाज को बराबर करना है, गरीबी और अमीरी को के खाई को क्या करना है, कम करना है। तो दोनों काम जो है, दोनों में वाद लगा है। ये भी गरीबी अमीरी को खाई के कम करता है, गरीब को और अमीर को बराबर लाने की कोशिश करता है। और ये भी करता है, ये कहता है तुरंत एक दिन में क्या करिए, क्रांति करिए और ख़त्म कर दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, सारा ज़मीन जो फैक्ट्री वैक्ट्री है सब पे कब्जा कर लीजिए और सबको बराबर में बांट दीजिए। तो ये साम्यवाद कहता है, इस तरह से क्या होगा, समाज में बराबरी आएगी। और समाजवाद कहता है नहीं, थोड़ा आराम से करिए, अलग अलग तरीके से अमीर लोगों को दान करने के लिए बोलिए, प्रेरित करिए, उस तरह से क्या करिए, बढ़ाइए।
तो ये समाजवाद और साम्यवाद आप समझ गए, अमीरी और गरीबी के खाई को दूर करने के लिए ये सबसे पहले रसिया में आया था। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रसिया में आया था। अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं। और इसी के उलट क्या है, एक पूंजीवाद, यानी उसमें समाज के बारे में नहीं सोचना है। जो जितना कमाएगा वो उतना खाएगा, मतलब जो कमाएगा वो संपत्ति उसकी है, जो नहीं कमाएगा वो गरीब है तो गरीब है अपना, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये है पूंजीवाद। तो दुनिया में दो ही तरह के थ्योरी अभी के टाइम में चल रहे हैं, एक चल रहा है पूंजीवाद और एक चल रहा है समाजवाद। एक कहता है समाज के बारे में भी सोचिए, समाज के भी लोगों को, अगर आप अमीर हो गए हैं तो दान करिए, जो गरीब आदमी है, जो क्या कहते हैं गरीबी से मर रहा है भूखे, उसको भी दान करिए, और आप भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी दान करिए, दोनों मिल बांट करके काम करिए। वो कहता है समाजवाद। और पूंजीवाद कहता है नहीं, जो कमाएगा वही खाएगा, मतलब जिसके पास जो जितना कमा रहा है वो सारी संपत्ति आपकी है। जो गरीब है बेचारा अपने कर्म से गरीब है, वो भी मेहनत करेगा तो अपना आगे जाएगा। तो ये दो धारा काम करता है। पूंजीवाद आपको अमेरिका में लागू है। अमेरिका में क्या है, आपको पूंजीवाद लागू है। अमेरिका के बारे में आप जाने होंगे, अमेरिका एक देश है, बहुत ही सुपर पावर है अभी के टाइम में, समृद्ध देश है वो अमेरिका। और रसिया जो है वो समाजवाद को अपनाने वाला देश है। ये दोनों पावरफुल देश थे एक टाइम में, मतलब कि अभी भी अमेरिका तो है ही, और रसिया भी पावरफुल था। तो अमेरिका में चलता है आपको पूंजीवाद, यानी जो कमाएगा वही खाएगा, और रसिया में चलता है समाजवाद, यानी सब मिल बांट के खाएंगे। तो ये दोनों में लड़ाई चलते रहता है, दोनों में अभी के टाइम में भी लड़ाई चल रहा है, समाजवाद और पूंजीवाद के अंदर में। तो क्या हो गया, पूंजीवाद क्या हो गया, आगे निकल गया। पूंजीवाद क्यों आगे निकल गया और समाजवाद क्यों पीछे रह गया? तो समाजवाद में ये था कि कमाएगा कोई, खाएगा सब। तो कमाने वाला कहा कि हम क्यों कमाएंगे, कमाने वाला कहा कि हमारी संपत्ति छीन ली ही जाएगी या अलग तरीके से ही उस गरीबों में ही बांट दिया जाएगा, तो हम कमाएंगे ही नहीं। तो रसिया में लोगों ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, सारा काम करना बंद कर दिया। तो रसिया क्या हो गया, पीछे हो गया। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में जो कमाएगा वही खाएगा, तो सब में कंपटीशन बढ़ा और सब काम करने लगा, तो अमेरिका आगे निकल गया और ये पीछे निकल गया। तो लेकिन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में क्या है, खामियां हैं। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में समाजवाद भी क्या है, गड़बड़ है कि अगर आप अमीर कमा रहा है, कोई मेहनत से कमा रहा है, उसको छीन लेना ये भी सही नहीं है। और एक है कि जो कमाएगा वही खाएगा, भूखे जो मर रहा है आदमी मानवता के नाते, वो भी सही नहीं है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है, मतलब अपने अपने स्तर पर दोनों में खामियां हैं। तो हमारा भारत जो है वो दोनों को नहीं अपनाता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। यानी मिश्रित मतलब ना हम तुम्हारा मानेंगे, दोनों कह रहा था कि तुम हमारा वाला मानो, हम सपोर्ट करेंगे। अमेरिका वाला कह रहा था तुम हमारा वाला पूंजीवाद अपनाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। भारत ने क्या किया, दोनों के बीच का कहा कि दोनों में जो अच्छा है हम वो ले लेंगे। तो पूंजीवाद को भी अपनाया और समाजवाद को भी अपनाया। तो ये जो आप लोगों को 5 किलो राशन, या जनता, यहाँ की जनता को जो 5 केजी राशन दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है, ये जो है वो समाजवाद के तहत दिया जा रहा है। ये समाजवादी सिद्धांत से क्या है, प्रेरित है कि हम क्या कर रहे हैं, गरीब को भी मरने नहीं देंगे। हम उसको भी, अगर छत नहीं है तो पक्का छत देंगे, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री ग्राम आवास देंगे। लेटरिन नहीं है तो उसके लिए शौचालय के तहत पैसा देंगे। खाने के लिए अन्न नहीं है तो अनाज देंगे, उसको भी मरने नहीं देंगे। और जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसको भी अपनाएंगे। जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा अपना अच्छे से रखेगा, उसको हम क्या कर लेंगे, उस पर टैक्स लगा करके, जो हमें हमारे भारत देश में टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स के माध्यम से गरीब को भी दिया जाता है। तो उसने क्या किया, भारत ने दोनों के बीच का मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप बता सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप समझ गए, दुनिया में दो सिद्धांत चलता है, एक समाजवाद का चलता है और एक पूंजीवाद का चलता है। तो पूंजीवाद क्यों आगे निकल गया, अमेरिका क्यों सुपर पावर बन गया और रसिया क्यों पीछे रह गया, दोनों का मतलब खामियां समझ गए। रसिया में इसी तरह का एक टाइम में क्या आया, सोवियत रूस था, बहुत बड़ा वो देश था, वो विखंडित हो गया, लोग वहाँ पे काम करना छोड़ दिए, वो पीछे हो गया। तो ये दो सिद्धांत चल रहा है, समाजवाद का और पूंजीवाद का। तो हमें अभी पूंजीवाद नहीं पढ़ना है, हमें समाजवाद या साम्यवाद के बारे में पढ़ना है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद भी वही कहता है कि समाज के बारे में भी सोचिए, और साम्यवाद भी कहता है कि समाज के बारे में सोचिए। पूरे समाज क्या होना चाहिए, साम्य होने चाहिए, एक स्तर पे होने चाहिए, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं होना चाहिए। समाजवाद एक नॉर्मल रुख अपना करके आराम से करने के लिए कहता है, लेकिन साम्यवाद कहता है कि नहीं, उग्र तरीके से, एकदम क्रांति के तरीके से, बंदूक के बल पर जो है ना, या हथियार के बल पे क्या कर लीजिए, आप इस तरह का काम करिए, आप लूट लीजिए और उसके घर को कब्जाइए, आराम से आप रहिए। तो यही है साम्राज्यवाद या समाजवाद या साम्यवाद का कॉन्सेप्ट, इसी को आपको पढ़ना है। ये जब औद्योगिक क्रांति हुआ, गरीबी और अमीरी बढ़ी, तब जाकर के ये सिद्धांत आपके बीच में आया। तो पहला था राष्ट्रवाद, वो भी जब राजा से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवाद आया। इसके बाद जो है
गरीबी और अमीरी को पाटने के लिए समाजवाद आया, यानी साम्यवाद आया। फिर पूंजीवाद के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपके दूसरे चैप्टर में, इतिहास के दूसरे चैप्टर में यही समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए समाजवाद की उत्पत्ति, पहला टॉपिक है आपका समाजवाद की उत्पत्ति। इस तरह से आपको कितने टॉपिक याद रखने हैं, तो यहाँ 8 टॉपिक में आपका ये जो है चैप्टर खत्म है। इसको समझना है और लिख करके आपका अब एग्जाम जो है आपको 30 दिन बचे हुए हैं मात्र, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। लिखने से क्या होगा, आपको शब्द की अशुद्धियां जो है, जैसे मान लीजिए आपको उत्पत्ति लिखनी नहीं आती है, पढ़ तो लेते हैं, लिखना नहीं आता है, तो उत्पत्ति जब आप समझ के उसको लिखिएगा एक बार हाथ से, तो क्या होगा, आपका शब्द में जो गलतियां आ रही है वो शुद्धता हटेगी। अभी के टाइम में बच्चे क्या कर दिए हैं, लिखना बंद कर दिए हैं, पढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट या डीपीपी या मटेरियल वो लेकर के लिखते नहीं हैं हाथों से, और एग्जाम में क्या करना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, तो वहां पे उसे लिखाता ही नहीं है। तो आप क्या करिए, ज़्यादा भी, हम एक बाइक नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखिए और एक बाइक कम भी नहीं लिखिए, बस इतना हम आपको नोट्स दे रहे हैं कि जिसे आप लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। हम दोनों सिद्धांत पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम सारा का आपके समस्याओं को समझते हुए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मटेरियल आपको दे रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको लिखिए, सबसे बेहतर होगा, इससे शुद्धि भी होगी आपके हाथों में, लिखने का प्रैक्टिस भी बनेगा, और जो है जो शब्द कैसे लिखाता है वो भी ध्यान रहेगा, और एग्जाम में भी लिखने में आपको सहायता मिलेगी। नहीं तो जो स्क्रीनशॉट वाला बच्चा है वो जाकर के वहां पर भी स्क्रीनशॉट ही करेगा। तो देखिए समाजवाद की उत्पत्ति, परिचय, इसके परिचय में समाजवाद उत्पन्न कैसे हुआ, तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति हमने आपको पढ़ाया। 18वीं शताब्दी यानी 1818वीं शताब्दी का मतलब क्या है, अभी हमारी क्या है 21वीं शताब्दी, यानी 2000 के बाद जो आया 21वीं। 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1701 से लेके 1799 तक के जो काल हैं, यानी 1701, 1702, 1703 इस तरह का भी ईस्वी आया होगा, उसको कहते हैं 18वीं शताब्दी। समझ में आया। तो 18वीं शताब्दी में जो है क्रांति के कारण, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण समाज 2 वर्गों में बट गया। एक क्या हो गया, एक पूंजीपति यानी धनी मनी आदमी, पूंजीपति वर्ग यानी मालिक वर्ग, और दूसरा श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग में क्या हो गया, तो क्या कहते हैं, दुनिया बट गई। यहाँ अमीरी और गरीबी औद्योगिक क्रांति के कारण आ गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का क्या हो गया, निर्माण हो गया, यानी मजदूर वाला वर्ग का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या हुआ, शोषण, अगला टॉपिक है शोषण। उसमें शोषण हुआ, मजदूरों का शोषण किया गया अधिक से अधिक, क्योंकि कमाने की लालच तो मिटती नहीं है कभी। लाखपति करोड़पति होना चाहता है, करोड़पति अरबपति होना चाहता है, तो और लालच बढ़ता गया। तो लालच पूरा कहाँ से होगा, तो गरीब को, कमजोर को दबाने का काम किया गया, मजदूरों का शोषण करने का काम किया गया। तो पूंजीपतियों ने अधिक लाभ के लिए मजदूरों का शोषण किया, जिससे समाजवाद की विचारधारा का जन्म हुआ। इतना ना शोषण किया कि अब मजदूरों का दयनीय स्थिति हो गया। आप यूरोप की तरफ उस टाइम में जाते हैं या अभी भी देखते हैं कि फैक्ट्रियों के बगल में एक स्लम, झुग्गी बस्तियां होती है, वहां पर वही लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जो फैक्ट्री को इतना बड़ा बनाए हैं, और उनकी स्थिति को अगर आप देखिएगा तो एकदम शरीर पे कपड़े भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं, इतना तनख्वाह नहीं मिल रहा है कि शरीर पे ढंग से कपड़ा हो। अभी ठंड के टाइम में ठिठुरते रहते हैं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, लेकिन वही लोग उसी के आधार पर, वही मजदूर के आधार पर वो जो फैक्ट्री बनी है लाखों करोड़ों अरबों में ग्रो कर रही है। देखते होंगे कि ये इतना आगे गया, इतना आगे गया, किसके बल पे, वही झुग्गी में रहने वाले लोग, जहाँ से बदबू आते रहती है। यहाँ पर सामान्य स्थिति भी नहीं है, नाले का पानी बहता है तो बदबू आएगा ही, नाले का पानी वहाँ बहता है, फैक्ट्री का कचरा वहाँ फेंका जाता है, उसी से बदबू निकलती है। तो उनकी स्थिति अभी भी वैसे है। तो यूरोप के टाइम में, उस टाइम में इससे भी बदतर स्थिति लोगों का, मजदूरों का था। तो मजदूर का स्थिति को देखते हुए समाजवाद की विचारधारा लोगों ने दी, जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने नज़दीक से देखा। तो उन्होंने इस सिद्धांत को दिया कि क्यों ना हम क्या करें, समाज के बारे में भी, समाज के लोगों को एक करने की कोशिश करें, ये अमीरी और गरीबी को क्या करें, मिटाएं। तो अब तहाँ से जाकर के ये समाजवाद की विचारधारा का क्या हुआ, जन्म हुआ। उद्देश्य क्या था, उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का क्या हो, अधिकार हो। जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर एक ही आदमी का नहीं। ये मतलब कि आपका सारा का सारा खेत है, 100 क्विंटल गेहूं हुआ तो आप सारा का सारा 100 क्विंटल आप ही का हो जाएगा, 1 क्विंटल आप लोगों को दीजिएगा। 100 आदमी में 1 क्विंटल, एक आदमी में 99 क्विंटल रखिएगा, वो गलत है। सही 99 आदमी 1 क्विंटल में कैसे खा पाएगा, तो गरीबी में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 100 क्विंटल का 100 क्विंटल उपजाओ और 100 लोगों में बराबर बांटो, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं समाजवाद। तो उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो ये समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, आपने समझ लिया। इतने में आपने समझ लिया कि कहाँ से हुई, उद्देश्य क्या था, शोषण कैसे हुआ था। इसके बाद है यूटोपियन समाजवादी, स्वप्नदर्शी। कुछ ऐसे समाजवादी थे जो स्वप्नदर्शी थे, मतलब कि यूटोपियन उसको कहा जाता है, जो जमीन पर लागू होने वाला नहीं था।
दिमाग में ही सोचते थे कि हाँ हाँ एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, लेकिन ज़मीन पर उसका कोई लागू होने का उम्मीद नहीं था। अभी आप स्वप्न में बैठ करके कैसे देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं, चांद को क्रॉस कर लिए, सूरज के पास पहुंचने वाले हैं, या कहाँ कहाँ स्वप्न में जो भी ना असंभव काम है उसको भी सोचते रहते हैं, तो उसको कहते हैं यूटोपियन, यानी स्वप्नदर्शी, सपना देख रहा है, ये ज़मीन पर होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसे भी समाजवादी थे जो यूटोपियन घोषित हो गए, मतलब उनका ऐसा सिद्धांत था कि ज़मीन पर उतरने वाला नहीं था। तो देखिए यूटोपियन समाजवादी के बारे में पढ़िए, ये वे विचारक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के बजाय समन्वय पर जोर दिया। वर्ग संघर्ष यानी लड़ाई वड़ाई करने से, मजदूर को लड़ाई करने से रोका और कहा कि समन्वय, आराम से काम करो, समन्वय के धैर्य रखो, धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी भी स्थिति संभलेगी। देखिए उसमें थे एक सेंट साइमन, एक समाजवादी का नाम था सेंट साइमन। इनका मानना था कि समाज के निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, बस कार्य करना चाहिए जो हो नहीं रहा था। गरीब मजदूर और गरीब होते जा रहे थे। दूसरा था चार्ल्स फूरिये, इन्होंने छोटे नगर या फ्लांक्स की कल्पना की जहां मिलजुल कर रहे लोग। ये इन्होंने कल्पना किया कि एक छोटा छोटा नगर बनाएंगे, छोटे छोटे गांव बनाएंगे, और वहाँ जो ज़मीन होगा उस पर सब मिल के खेती करेंगे, वहीं से उत्पादन जो होगा उस पर सबका अधिकार होगा, उसी को फ्लांक्स कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह का दिया, जो भी संभव नहीं था, क्योंकि उद्योग का ज़माना आ गया था, उद्योगपति का ज़माना आ गया था। वहाँ अब छोटे छोटे गाँव कहाँ से बनने जाते, कहाँ से उत्पादन होता, तो ये भी ज़मीन पर संभव नहीं था। इसके बाद रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, तो ब्रिटेन के उद्योगपति जिन्होंने मजदूर के लिए अच्छे घर और स्कूल बनवाए, उन्होंने सिद्ध किया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक लाभ है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये रॉबर्ट ओवन, ये ब्रिटेन के उद्योगपति थे, ये उद्योगपति थे, लेकिन इनके दिल में भी मजदूरों के लिए रहम जगा, और इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, समाजवाद इस तरह से नहीं आएगा, देखो हम काम करते हैं। ब्रिटेन के उद्योगपति थे, इन्होंने क्या किया, तो मजदूरों के लिए अच्छे घर बनवाए, वो झुग्गी को हटा करके घर बनवा दिए अच्छे, और उसके बच्चे को पढ़ने के लिए क्या दे दिए, शिक्षा का व्यवस्था कर दिए। तो कहे यही बच्चे पढ़ेंगे तो फिर इनकी स्थिति सुधर जाएगी, यही कंपनी में आकर के मैनेजर के पोस्ट पे आएंगे, अलग अलग पोस्टों पे आएंगे तो इनकी स्थिति सुधर जाएगी। तो उन्होंने लास्ट में कॉन्सेप्ट दिया कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या है, वास्तविक लाभ है। यानी श्रमिक जब आपका संतुष्ट रहेगा, मजदूर जो होंगे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, वो संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वही उद्योगपति का क्या है, असल लाभ है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उतना ये काम कर नहीं पाया, उतना ज़्यादा अमीरी और गरीबी को हटा नहीं पाया, मिटा नहीं पाया। तो फिर भी ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक लाभ है, इसने किसने कहा था, तो रॉबर्ट ओवन ने कहा था। कहाँ के उद्योगपति थे, तो ये ब्रिटेन के उद्योगपति थे, यानी यूरोप के ब्रिटेन के उद्योगपति थे। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये यूटोपियन थे, उतना काम नहीं कर पाया, ये स्वप्नदर्शी भाव में थे, मतलब कि दिमाग में सोचते थे लेकिन ज़मीन पर ये उतरने वाला नहीं था। जो ज़मीन पर उतरने वाला कॉन्सेप्ट है उसी को कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद इसको किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद दिया। यानी वैज्ञानिक समाजवाद इसको कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा चिंतक था, दार्शनिक था, वो दुनिया के समाज के बारे में सोचता था। तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक समाजवाद दिया। उसने क्या बोला तो उसके बारे में सुनिए। देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा 1818 में जन्म हुआ था, 33 में देहांत हो गया। ये जन्म है और ये देहांत का तिथि दिया हुआ है यहाँ पर। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। इन्होंने समाजवाद को एक वैज्ञानिक आधार दिया। प्रमुख विचार इनके क्या था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इन्होंने कहा कि इतिहास अगर हम पीछे उल्टा करके देखेंगे तो वर्ग संघर्ष रहा है, जो पावरफुल रहा है उसी ने जीता है और राज किया है। वर्ग संघर्ष उसी को कहते हैं। पहले बहुत बड़े लड़ाइयाँ होती थी, अभी के टाइम में थाना पुलिस ये प्रशासन सिस्टम सब बना हुआ है। पहले के टाइम में जो जीता वही सिकंदर। लोग घोड़ा पे सेना लेके चलते थे और जिन्होंने राज्य को जीत लिया वो राज्य उसके अंदर में आ जाता था। सुने हैं आपने कि राज्य के बीच में, दो राज्यों के बीच में क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी, सेना ले जा करके अटैक किया जाता था और जो जीत लिया वही सिकंदर होता था, वही उसका राजा होता था। तो वर्ग संघर्ष का इतिहास था। पहले का इतिहास कैसा था कि संघर्ष करते थे लोग, लड़ाई करते थे, जो जीतता था वही राजा बनता था। तो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने नारा दिया, इन्होंने कहा कि पहले से ही लड़ाई होती आ रही है, तो मजदूरों तुम लोग भी क्या करो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई करो। इन्होंने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। मजदूरों से इन्होंने आह्वान किया, इन्होंने अपील किया। क्या, तो इन्होंने अपील किया कि दुनिया के मजदूरों, जितने भी दुनिया में मजदूर हैं, जहाँ जहाँ फैक्ट्री या मजदूरी कर रहे हैं लोग हैं जिनकी स्थिति खराब है, वो सब क्या हो जाओ, एक हो जाओ। क्योंकि पूंजीपति लोग जो उद्योग में रहने वाले लोग हैं वो तो बहुत कम मात्रा में है, मालिक तो एक ही होता है और वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ। अगर तुम युद्ध हुआ और मारे भी गए तो तुम्हारे पास क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं है, बेड़ी है। बेड़ी का मतलब क्या, तुम जकड़े हुए हो, गरीबी से जकड़े हुए हो, तो तुम्हारे पास है ही क्या, वो झुग्गी है और खाने के लिए दो चार बर्तन भी सही से नहीं है, तो वही जाएगा। तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर जीत गए तो पाने के लिए बहुत कुछ है, आराम से रहोगे, आराम से जियोगे, आराम से खाओगे, आराम से पियोगे। तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह का नारा दिया।
लेकिन जब तक कार्ल मार्क्स जिंदा रहा इस नारा को किसी ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मजदूर लोग अशिक्षित लोग थे, वो इतना थ्योरी पढ़ते नहीं थे। पेपर में जो छपता भी था तो पेपर किसके घर में आता है, खाने के लिए था नहीं तो पेपर कहाँ से आएगा। और उस टाइम में ये मोबाइल वाला ज़माना था नहीं कि कहीं से कहीं लोग अभी कहीं से कुछ बोल रहा है वायरल हो जा रहा है। अभी के टाइम में देख रहे हैं कि अभी कहीं से कोई कुछ बोल रहा है और पूरे दुनिया उस पर रात रात कह रहे कि वायरल हो गया, ये फलाना वायरल हो गया तो फलाना। अभी धूम के बारे में सुने हैं आप, क्रिस फ्रिस वाला धूम वाला सुन रहे हैं। मतलब कहाँ से लड़का कुछ बोला कि फलाना सुनेगा, गाना सुनेगा, और वो क्या हो गया, पूरे दुनिया लोग सुनने लगे। अगर कार्ल मार्क्स के टाइम में होता तो बहुत जल्दी ये विचारधारा फैल जाता। तो पेपर में ही लिखा जाता था। तो पेपर कौन पढ़ते थे, उद्योगपति लोग ही, वो मोड़ मार के रख देते थे, वो किसी को बताते नहीं थे। तो कार्ल मार्क्स जब तक जिंदा रहा इस नारा को किसी ने नहीं फॉलो किया और कोई इनके बातों को नहीं माना। बाद में लोगों में चेतना जगी तो बाद में थोड़ा बहुत क्या हुआ, क्रांति हुई। और क्रांति कैसे हुई तो अभी हम समझाएंगे आपको, आगे में क्रांति होगी। रसिया में सबसे पहले क्रांति हुई इस तरह की। तो इन्होंने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। यानी खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर जीत गए तो राजा बनोगे। और इन्होंने एक किताब लिखा दास कैपिटल, 1867 ईस्वी में इन्होंने लिखा दास कैपिटल। इसे क्या कहते हैं तो समाजवादियों का बाइबल। जो समाजवादी लोग हैं, जो समाज में विभिन्नता नहीं एकता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, वो लोग जो हैं उनका ये बाइबल है। वो लोग ये किताब पढ़ा करते हैं और इनमें बहुत सारे कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया कि मजदूरों एक हो जाओ और अपना जो है संघर्ष करो और पाओ, उद्योगपतियों को छीनो जो संपत्ति मिल रहा है तुम लोगों को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ बने उसके बाद जो है, कार्ल मार्क्स के बाद जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघ बने। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ, 1864 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना मार्क्स के प्रयासों से हुई। नारा था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कार्ल मार्क्स ने अपने स्तर पर जो है क्या किया, सम्मेलन किया, संघ बनाया और इसमें नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो मरा तो 1883 में, तो 64 में ही मार्क्स ने अपने स्तर पर लोगों को इकट्ठा। अब दुनिया तो बहुत बड़ा है, आप अकेला आदमी उस टाइम में ना ही पेपर है, ना उतना जो जगह दिया जा रहा है, ना ही मोबाइल है, ना ही मीडिया है, ना रेडियो है, उस तरह का उतना व्यवस्था है नहीं। तो अपने स्तर पर लोग कितना करेगा। तो इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फिर भी किया जा के घूम घूम के, तो 1864 में। और इन्होंने उसमें नारा दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। बिना अधिकार के हम काम क्यों करेंगे, हमें जब कुछ मिलेगा ही नहीं, हमें भूखे ही मरना है, हमें शरीर पे कपड़ा भी ढंग का नहीं मिलेगा तो हम क्यों काम करेंगे। तो वो कहा गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, काम नहीं करेंगे अधिकार के बिना। और दूसरा बात कहा गया कि कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं। तो इस तरह से बोला गया। फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कब हुआ, 1889 में, कार्ल मार्क्स के मरने के बाद पेरिस में बैठक हुई। यहाँ निर्णय लिया गया कि हर 1 मई को, साल के 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसमें कहा गया कि मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इन लोगों को क्या मिला तो मजदूर दिवस मिला, 1 मई का एक तिथि मिला जिसमें मजदूर दिवस है वो मिला। अब बस कहा मजदूरों अब खुश हो जाओ क्योंकि 1 मई को तुम्हारा मजदूर दिवस घोषित कर दिए हैं। हो गया समाजवाद का कॉन्सेप्ट पूरा। अभी तक क्या मिला इन लोगों को तो मजदूर दिवस मिला 1 मई को। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ तो उसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने का घोषणा किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई को मनाया गया, या मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ तक बातें हुई, यहाँ तक मजदूर इतना जो नारा लगा, इतने समाजवादी आए, इतना सिद्धांत दिया, कुछ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मिलने के तौर पर क्या मिला तो 1 मई को मजदूर दिवस मिला, इन लोगों को कुछ नहीं मिला अभी तक। लेकिन बाद में जब जो ये चेतना क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बारूद के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, मतलब आग, पूरे आग पकड़ने के लिए क्या होता है, कहीं से एक चिंगारी लगा तो चिंगारी बढ़ते जाता है, एक दिन आग पकड़ लेता है। तो वही हुआ, ये भावना तो चल रही थी। मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी, एक दिन तो क्रांति होना था। तो वो कब हुआ तो वो 1917 में हुआ। और कहाँ हुआ तो रसिया में हुआ, रूस में हुआ, रूस की क्रांति 1917। तो अब जो है हम क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इस चेतना के कारण क्या हुआ तो क्रांति हुई। तो कहाँ हुई तो रूस में हुई। कब हुई 1917 में हुई। यही आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं रख पाते हैं। इससे ज़्यादा यही है कि विद्यार्थी जो लास्ट में परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास इतने जटिल नोट्स हैं, किताब हैं, कुछ समझ में नहीं आ नहीं रहा है, छोटा करके बताया नहीं गया है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला नहीं गया है, बस ये रट लो वो रट लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उससे कुछ होता नहीं है, बच्चे परेशान हो जाते हैं लास्ट में। तो आप इस तरह से शुरू से ही इस तरह का पढ़ने का कोशिश करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और एग्जाम के लिए तैयार करिए। तो देखिए रूस में क्या हुई तो 2 क्रांतियाँ हुई। रूस में 1917 में क्रांति स्टार्ट हुई और 2 क्रांतियाँ हुई। तो क्या हुआ, एक मार्च की क्रांति, मार्च 1917 की क्रांति, यानी यहाँ पे फरवरी भी लिखा है, तो मार्च के बगल में फरवरी क्यों लिखा है, तो असल में ये क्रांति हुई थी फरवरी 1917 में।
और इसे हम मार्च की क्रांति क्यों पढ़ते हैं? तो हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से होता है। अभी देखते हैं कि अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये हिंदू कैलेंडर है, पढ़ते हैं कि नहीं? अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अखार, इस तरह का ये हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है। इसमें जनवरी फरवरी नहीं होता है। एक जनवरी फरवरी वाला है जो यूरोपियन कैलेंडर है, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग मानते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी हमारा चलता है। और ये जो फरवरी, तो ये क्रांति हुआ था असल में फरवरी महीने में। और ये रसिया के कैलेंडर के, जूलियट कैलेंडर उसको कहते थे, जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ये फरवरी 1917 में हुआ था। लेकिन जो हम लोगों का कैलेंडर है, जो पूरे दुनिया में अभी, मतलब पूरे दुनिया तो नहीं, जैसे हम लोग मानते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें मार्च का महीना चल रहा था। तो हमारे हिसाब से मार्च की क्रांति हुई, और उसके हिसाब से क्या हुआ, रसिया वालों के हिसाब से फरवरी की क्रांति हुई। तो इसके कारण हम लोग मार्च की क्रांति ही पढ़ते हैं, बगल में फरवरी लिख देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तो जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी, क्रांति हुई। जो राजा था उसी को हटाया गया, क्योंकि राजा ही क्या करता है, संरक्षण देता है लोगों को, उद्योगपति को। तो कहा पहले राजा को ही भगाओ, राजा को भगाएंगे अपने उद्योगपति डर के मारे भाग जाएगा। तो क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी, और बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग जो है, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग उसको कहते हैं जो ना उद्योगपति बन गया है और ना ही मजदूरे में है। क्या हुआ है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, 10वीं 12वीं BA पास कर लिया है, थोड़ा उससे ज़्यादा कमाता है और बीच में पहुंच गया है। यानी मजदूर वर्ग और उद्योगपति वर्ग यानी अमीर वर्ग के बीच का जो होता है उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। वो थोड़ा सा गिरेगा तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा उठेगा तो अमीर हो जाएगा। तो मध्यम वर्ग जो है छोड़नी पड़ी, और बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग की सरकार बनी। वो जो पढ़े लिखे लोग थे, एक बार मजदूर क्वालिटी के लोग तो सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार चलाना भी पड़ता है, थोड़ा ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या किया, तो सरकार बनाया। तो ये हुआ पहली क्रांति रसिया में। इस समाजवाद की भावना से प्रेरित होकर 1917 में पहला क्रांति हो गया। ठीक है, कुछ सुधार हुआ, लेकिन पूर्ण तरह से सुधार नहीं हुआ। फिर एक बार क्रांति हुआ, तो नवंबर की क्रांति, यानी नवंबर यानी इसको अक्टूबर एक महीना पीछे चलता है, रसिया का कैलेंडर एक महीना पीछे, तो वहाँ हुआ अक्टूबर में, और हम उसको कहते हैं नवंबर की क्रांति। वो भी 1917 में ही हुई, मार्च के बाद सीधे नवंबर में। इसके बाद जो है इसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। लेनिन जो है, अभी जो है माले यहाँ पर देखते होंगे कि भारत में जो है माले नाम का संगठन चलता है, हंसुआ हथौड़ा लाल रंग का झंडा होता है। तो वो लोग माले के विचारधारा से क्या है, प्रेरित है। माले का मतलब क्या है, मौस और मार्क्स माओवादी या मार्क्सवाद उसी को कहते हैं। तो माले जो है मार्क्स, और लॉ जो है, लॉ में एक ही मात्रा, वो लेनिन के विचारधारा से क्या है, प्रेरित हैं। वो समाजवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट उसको कहते हैं, कम्युनिस्ट दल उसको कहते हैं। समाजवादी लोग वो समाज के बारे में सोचते हैं, तो कम्युनिस्ट उनको कहा जाता है। तो हमारे देश में तो मिश्रित है, दोनों को क्या है, समान परिश्रम मिला हुआ है। लेकिन कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं, एक दिन हम सत्ता पे क्या करेंगे, हथियार के बल पर मजदूर संघर्ष करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो वो भारत में क्या हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अहिंसक देश है। वो धीरे धीरे करने का, नहीं एकदम उग्र तरीके से करने का समर्थन नहीं करता है, तो वो लोग सफल नहीं होते हैं। तो नवंबर में जो फिर से बोल्शेविक क्रांति हुई, और किसके नेतृत्व में हुई, लेनिन के नेतृत्व में रसिया में क्रांति हुई। इसके बाद क्या हुआ, मजदूर ने इसमें क्या कर लिया, सफलता पा लिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। मजदूर वर्ग के लोगों ने क्या कर लिया, सत्ता पे लेनिन के नेतृत्व में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेनिन वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी शीर्ष पद होता था वो बना वहाँ पर। इसके बाद रूसी क्रांति के कारण क्या थे, ये जो क्रांति हुआ दो ठो, कारण क्या था, तो इसका कारण था जार की निरंकुशता। यहाँ के शासक थे जार निकोलस द्वितीय, जार का शासन था। जार मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से आता था। तो जार का जो ये शासन था ये निरंकुश शासन था। ये भी राजा जो था मतलब मचंड टाइप का था, समझिए आप जिसको कहते हैं, मतलब उतना ज़्यादा दयावान नहीं था, मजदूरों के बारे में उतना नहीं सोचता था। तब तो इतने इस तरह की क्रांति हुई। अगर राजा सारे समाज के बारे में सोचेगा तो क्रांति होगा ही नहीं। तो जार की निरंकुशता, जार अपनी मर्जी का मालिक था और जनता की नहीं सुनता था। वो जनता की क्या करता था, नहीं सुनता था, अपने मर्जी के हिसाब से चलता था। किसानों की दयनीय स्थिति दूसरा कारण था। पहला रूसी क्रांति का पहला कारण था जार का निरंकुश होना। राजा निरंकुश होगा तो भी क्या होंगे, जनता परेशान। किसानों की दयनीय स्थिति थी। रूस में सामंतवाद खत्म होने के बाद भी किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, किसान में उन्नति नहीं हो पा रही थी। इसके बाद खूनी रविवार, ये दोनों तो था ही, ये तो भीतर का कारण होता है, भीतर का कारण होता है। एक होता है जैसे कि आप पढ़ेंगे अभी भारत वाला राष्ट्रवाद आएगा, भारत में भी राष्ट्रवाद, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो अंदर का समस्या है ही, और कुछ उसको चिंगारी देने वाला घटना होता है। जो अंदर में भरा हुआ लोग है, जो अंदर से भरा हुआ लोग है, तो वो तो मौका तो खोज ही रहा है, लेकिन मौका खोज रहा है कि कोई ऐसा घटना हो जिस पर हम क्या करें। अब मान लीजिए कोई समाज का बहुत बड़ा आदमी है
और वो मतलब कि प्रभुत्व वाला आदमी है, बदमाश आदमी है, सबसे लड़ाई वड़ाई करता है, कोई उससे जीतता नहीं है। तो वो मौका की तलाश में रहता है कि कब ये फंसेगा, कब ये धराएगा और हम भी इसे क्या करेंगे, मारेंगे या पीटेंगे। तो देखते हैं वो मान लीजिए कहीं गलती से धरा गया और 2 आदमी मार रहा है, तो जो बगल बगल का भरा हुआ आदमी रहता है वो भी जाकर के, उसको भी मौका मिल जाता है, वो भी जाकर के अपना हाथ साफ करके ही आता है। तो वही हाथ हुआ, वही होता है। कोई भी अंदर में जो भावना तो भरी ही रहती है, उसको एक चिंगारी मिलती है बस निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, जार की निरंकुशता के कारण जनता परेशान ही थी, किसानियों की स्थिति दयनीय ही थी। बस एक खूनी रविवार यानी रविवार के दिन एक बहुत बड़ा घटना हो गया, जिसके बाद ये क्रांति क्या करा, फूट पड़ा। लोग सब सड़क पे आ गए, लोग बाहर आ गए राजा के खिलाफ और राजा के घर को घेर लिया। तो वही काम हुआ, खूनी रविवार का घटना हुआ 1905 रविवार के दिन। खूनी रविवार इसीलिए कहते हैं कि रविवार के दिन क्या किए, तो जनता लोग जो है, रविवार के दिन छुट्टी होती है, तो जनता लोग जो है राजा के दरबार पर विनती करने के लिए गया कि हे मालिक, हम लोगों को खाने के लिए रोटी तक क्या है नहीं नसीब हो रहा है, तो आप लोग हमारे लिए कुछ करिए। तो जनता जो गई राजा के दरबार पर मांगने के लिए, राजा था एकदम क्रोधी स्वभाव का, कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। राजा ने गोली चलवा दिया उन लोगों पर, तो बहुत सारे लोग मारे गए। इससे जो बाद बाकी जनता थे वो बहुत ही उग्र हो गए और तब जाकर के ये घटना हुई, क्रांति हुई और निकोलस को वहाँ से भागना पड़ा, मतलब कि गद्दी छोड़ना पड़ा। सारी जनता सड़क पे आ गए, राजा के घर को घेर लिया गया, बहुत सारे राजा को फांसी भी दिया गया था उस टाइम में। तो देखिए क्या हुआ खूनी रविवार में, 22 जनवरी को रोटी की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर जार की सेना ने क्या की, तो गोली चला दी। बस रोटी मांगने गए थे वो गरीब लोग, मजदूर लोग, और उन पर गोली चलवा दी। तो ये तात्कालिक कारण हुआ, खूनी रविवार का जो घटना हुआ और ये जो समाज में लोगों के पास पहुंचा ये घटना का सूचना, तो लोग क्या हो गए, उग्र हो गए। इसके बाद ये अंदर का तो कारण था ही, और ये कारण तात्कालिक कारण हुआ, लोग जाकर के राजा पर अटैक कर दिए। इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार, युद्ध के कारण रूस में भूखमरी फैल गई थी और सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे। और दूसरा था कि प्रथम विश्व युद्ध में रसिया क्या था, तो हारा हुआ था, हार गया था, तो उसके कारण हथियार भी नहीं थे बढ़िया बढ़िया सैनिकों के पास कि उस क्रांति को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और लोगों में भूखमरी भी था, तो सरकार ऐसे ही कमज़ोर था, क्योंकि हारी हुई सरकार थी, तो तुरंत जो है क्या हो गई, निपट गई, तुरंत जो है खत्म हो गई। तो इस तरह से जो है रसिया में कारण हुए। तो ये हुआ मोटा मोटे कारण, मतलब कि इसी के कारण ये, इस सबसे तो जनता परेशान थी, उसको वजह मिल गया खूनी रविवार से कि हम जनता सरकार पे अटैक करें, और अटैक कर दिया और क्या कर दिया, जार निकोलस को वहाँ से भगा दिया। फर्स्ट क्रांति 1917 में। अब फिर नवंबर में क्रांति हुई, तो लेनिन के नेतृत्व में लेनिन को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, मतलब वहाँ का नेता बनाया गया। तो लेनिन और नया सोवियत रूस आपका 7वां टॉपिक है। अब लेनिन के नेतृत्व में क्या आ गया, सत्ता आ गया। अब लेनिन जो सत्ता चलाने लगा, तो लेनिन और नया सोवियत रूस, यानी रूस का नया सोवियत, उस टाइम में सोवियत रूस कहा जाता था, तो नया सोवियत रूस कैसे चला इसके बारे में यहाँ पर जानिए। तो लेनिन का आगमन होते ही क्या हुआ, स्विट्जरलैंड से रूस लौटकर उन्होंने अप्रैल थीसिस दी, उन्होंने अपना थीसिस दिया, अप्रैल थीसिस जिसे कहा जाता है, क्योंकि फरवरी में हुआ था, यानी फरवरी मार्च में, अप्रैल में वो आकर के वहाँ पर एक थीसिस दिया। आते ही अपना जो है जो मेन एजेंडा था उसको बताया कि ऐसे ऐसे काम करिए, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, उसको कहा जाता है थीसिस। उसने अप्रैल थीसिस दिया। तो पूछेगा अप्रैल थीसिस किसने दिया, तो लेनिन ने दिया। और उसने नई आर्थिक नीति बनाई। लेनिन ने क्या बनाया, नया आर्थिक नीति, यानी उद्योगपति के पास अब धन नहीं रहेगा। क्या हुआ, तो लेनिन ने साम्यवाद के साथ कुछ हद तक निजी व्यापार की छूट दी। तो साम्यवाद तो होगा ही, लेकिन कुछ निजी व्यापार, हम आपको बोले थे कि जो है, मतलब कि साम्यवाद भी क्या है, कॉन्सेप्ट जो है सही नहीं है। साम्यवाद में भी क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष करिए और सबको क्या कर लीजिए, सारी संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए। तो इसके कारण क्या हो गया था, रसिया में लोग काम करना ही बंद कर दिए थे। तो ये भी मॉडल क्या था, सफल नहीं था। जो पूंजीपति लोग था वो आगे बढ़ता जा रहा था, और जो समाजवादी लोग था यानी साम्यवादी लोग था वो नीचे जा रहा था, क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहा था। जो बुद्धि वाला लोग है वो काम ही नहीं कर रहा था, तो वो नीचे जा रहा था। तो इसके कारण लेनिन ने क्या कहा कि नहीं, हम नया कॉन्सेप्ट देते हैं आप लोगों के लिए, साम्यवाद भी रहेगा और साथ साथ जो है व्यापार की छूट भी रहेगी, कुछ निजी संपत्ति भी रखने की क्या होगी, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं करना है, साम्यवाद रहेगा ही, कुछ हद तक निजी व्यापार भी करने का। इससे क्या होगा, लोगों में उत्साह जगेगा, लोग काम करेंगे। तो वो छूट दी गई ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। ये जो गरीबी और भूखमरी का सिचुएशन था उसको लेनिन ने क्या किया, बहुत हद तक कम करने का कोशिश किया। कॉन्सेप्ट तो वही था कि समाजवाद रहेगा, साम्यवाद रहेगा, लेकिन कुछ हद तक ये काम किया गया है। इसके बाद चेका जो है विरोधियों को कुचलने के लिए एक विशेष गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। यहाँ पे विरोधी कुछ थे, चेका मतलब कि एक पुलिस संगठन का निर्माण किया गया था। जो है विरोधी गुट थे, वहाँ पर जो विरोध करने वाले गुट थे उसको पकड़ के क्या करना है, तो निपटाना है। इसके लिए चेका नाम का विरोधी संगठन बनाया गया था।
तो उस टाइम में वहाँ पे बहुत सारे विरोध होते थे, क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी तो इससे बहुत लोगों को उत्साह जगा हुआ था, तो बहुत सारे संगठन, विरोधी संगठन बने हुए थे, तो वो बार बार विरोध करते थे, सरकार को परेशान करने की कोशिश करते थे। तो इसके लिए जो है चेका विद्रोहियों, चेका जो है, चेका नाम की पुलिस संगठन बनाया गया जो विरोधियों को क्या करे, कुचले, वहाँ से हटाए। क्योंकि वो जो क्रांति हुई थी ना, तो उसके हिसाब से लेनिन को कहा जा रहा था कि फिर से वही वाला काम करो, साम्यवाद करो, निजी व्यापार क्यों दे रहे हो, निजी व्यापार गड़बड़ करेगा, फिर से वो क्या होगा, अमीर गरीब बन जाएगा। तो विरोधी उस टाइम में भी कुछ कुछ परेशान कर रहे थे, तो उसी को विरोधी को हटाने के लिए चेका पुलिस का गठन किया गया था। इसके बाद जो है क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, तो क्रांति का प्रभाव हुआ कि रूस दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना। यानी ये साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले कहाँ आया, रसिया में आया। क्योंकि पहले थ्योरी दिया गया, थ्योरी पे अमल कहाँ किया, तो अमल किया गया रसिया के द्वारा। तो सबसे पहले साम्यवाद कहाँ आएगा, रसिया में आएगा। तो इसीलिए रूस दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना। यूरोप के अन्य देशों में भी समाजवाद की लहर फैली। अब इसी के साथ जब अन्य लोगों ने देखा कि इस तरह का हुआ, सारे मजदूर वर्ग की स्थिति ठीक हो गई है, तो अन्य यूरोप के देशों में भी इस तरह की समाजवाद की क्या फैली, लहर फैली। एशिया और अफ्रीका के देशों में उपनिवेशवाद यानी गुलामी के खिलाफ संघर्ष पर बल मिला। और एशिया और अफ्रीका, ये तो यूरोप का बात है, एशिया जिसमें हमारा देश भारत है, अफ्रीका जो भारत के नीचे कॉन्टिनेंट देखते हैं अफ्रीका है, वहाँ पर भी उपनिवेशवाद के खिलाफ यानी गुलामी के खिलाफ क्या हुआ, संघर्ष तेज हुआ। हम लोग भी आज़ादी की क्रांति करने लगे। आज़ादी की क्रांति क्यों हुआ, रसिया को भी देख करके कि वहाँ पर देखिए किस तरह का शासन बना है, तो हम लोग भी उससे प्रेरित हो गए और प्रेरित होकर आज़ादी के लिए, गुलामी को हटाने के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से जो है समाजवाद और साम्यवाद दोनों एक ही है। साम्यवाद और समाजवाद का कंसेप्ट एक ही है कि गरीब के लिए भी क्या करना है, काम करना है, अमीरी गरीबी को हटाना है। साम्यवाद जो है थोड़ा सा उग्र रूप अपनाता है, समाजवाद थोड़ा धीरे धीरे। तो इस तरह से जो है समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर जो है आपका खत्म होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये समाजवाद और साम्यवाद है क्या। अब एक पूंजीवाद है, वो आपको नहीं पढ़ना है अभी। तो जो है समाजवाद और साम्यवाद के बारे में आप जान गए होंगे। इस तरह से इसको लिखिए और रिवाइज करिए, लिखिए जरूर। इसलिए हमने आपको बताया था कि लिखिएगा तभी जाकर के एग्जाम में लिखना है, तो उसका प्रैक्टिस होगा, तो आप क्या कर पाएंगे, वहाँ अच्छे से लिख पाएंगे। बाद बाकी और वीडियोस आपको आते रहेंगे लगातार। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो रोज आते हैं यहाँ। चलिए, धन्यवाद।